आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपनी फर्स्ट ईयर की सेकंड बुक है जिसका टॉपिक है पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। इससे पहले अपन पढ़ रहे थे, अपना जो पिछला टॉपिक है उसमें अपन पढ़ रहे थे मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की कुछ विशेषताएं हैं वो बच गई थी, वो अपन पढ़ रहे थे। तो मध्यवर्ती अरावली जो अरावली प्रदेश है, थोड़ा बता देती हूँ जिससे आगे का समझ में आ जाए। अरावली प्रदेश अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। अरावली प्रदेश को कितने भागों में बांटा हुआ था आपका? उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, दूसरा मध्यवर्ती, मध्य अरावली, और लास्ट है आपका कौन सा? दक्षिणी अरावली। ठीक है, दक्षिणी अरावली। ये तीन क्या है? मध्यवर्ती अरावली को तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा आपका उत्तरी अरावली का, दूसरा आपका मध्यवर्ती का, और तीसरा आपका दक्षिणी अरावली का। उत्तरी अरावली और मध्य अरावली लगभग अपन ने कल पढ़ ली थी, फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे अपन अरावली का विस्तार है वो कहाँ से कहाँ माना गया था? सिरोही से झुंझुनू। ठीक है, सिरोही से लेकर झुंझुनू तक इसका विस्तार है। कहाँ? राजस्थान में। और भारत की अगर पूरे की बात करते हैं तो पूरे भारत की कहाँ से है? गुजरात से लेकर आपकी कहाँ तक? दिल्ली तक। और गुजरात में कहाँ? खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा से लेकर दिल्ली में रायसीना, रायसीना राष्ट्रपति भवन तक इसका विस्तार है या फैली हुई है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? झुंझुनू के राजस्थान में तो 550 किलोमीटर, और भारत के अंदर पूरी अगर इसकी लंबाई देखी जाती है तो वो 692 किलोमीटर। ठीक है, ये अपन ने पढ़ी थी। अगर उत्तरी भाग की अगर अपन बात करते हैं तो सांभर से लेकर ये कहां तक फैला हुआ है? उत्तरी भाग सांभर से आपका झुंझुनू, झुंझुनू तक इसका विस्तार है वो पाया जाता है। और मध्य का क्या है? सांभर से राजसमंद, राजसमंद जिले तक फैला हुआ है। अब इसके अंदर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी कौन सी मानी गई है? रघुनाथगढ़। मध्य अरावली की जो चोटी है वो आपकी जैसे तारागढ़ है और नाहरगढ़ है, ये चोटियां हैं, ये इसके अंदर आती हैं। अब लास्ट बस्ती है आपकी, ये मैंने आपको डिटेल में कल समझा दिया था, आज आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए थोड़ा सा पीछे का बताया है। दक्षिणी अरावली अपना बच गया था। दक्षिणी अरावली का विस्तार अगर मानते हैं तो राजसमंद जिले से स्टार्ट होकर, राजसमंद जिले से शुरू होकर सिरोही जिले तक इसका विस्तार पाया जाता है। यानी इसकी अगर डिटेल पूरी पढ़ते हैं अपन तो आपकी डिटेल के रूप में दक्षिणी अरावली का, दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली इसका विस्तार है वो कहां से कहां है? राजसमंद जिले में से लेकर सिरोही जिले तक। ठीक है, इसका विस्तार है वो पाया जाता है। उसके साथ साथ क्या है? इसके अंदर दक्षिणी अरावली के नीचे वाले हिस्से में अगर बात करते हैं दक्षिणी अरावली की, तो दक्षिणी अरावली का विस्तार है वो
दक्षिण की ओर कौन सा पार्ट पड़ता है इसकी दक्षिणी अरावली के अंदर, तो इसके नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो ये क्या है, पूर्वी मैदानी भाग कौन से हिस्से में पड़ता है, दक्षिणी पूर्वी भाग में। ठीक है, यानी कि जो आपका अरावली है, जैसे मैं मैप बताती हूँ, मैप के अकॉर्डिंग अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये आपका राजस्थान का भाग है, राजस्थान में अपन क्या पढ़ रहे हैं, अरावली। ये आपका अरावली क्षेत्र है, अपन पढ़ रहे हैं। इस तरीके से, तो ये वाला पार्ट है आपका उत्तरी हो गया, उत्तरी, ये मध्य भाग, और ये दक्षिणी अरावली, ये दक्षिणी अरावली। ये दक्षिणी अरावली की अगर अपन बात करते हैं तो दक्षिणी अरावली के अंदर क्या है आपका, इस भाग में देवगढ़ जिला पड़ता है। देवगढ़ गांव का नाम है राजसमंद में, देवगढ़ से, और आपका गुजरात भारत के अंदर खेड़ ब्रह्मा तक इसका विस्तार है। यानी जिला तो आपका देवगढ़ में राजसमंद लगता है, और इधर की साइड में आपके राजस्थान में तो सिरोही, और पूरे भारत की पूरी लंबाई की अगर शुरुआत अगर की जाती है तो खेड़ ब्रह्मा से सिरोही वाले क्षेत्र के अंदर इसका विस्तार है वो पाया जाता है। इसके अंदर अगर आगे बात करते हैं तो अरावली के विस्तार के अंदर ये जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग के अंदर क्या आता है आपका, दक्षिणी भाग में जो उदयपुर है, उदयपुर के अंदर अरावली का जो विस्तार है, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है कि दक्षिणी अरावली के अंदर सबसे अधिक विस्तार कौन से जिले का है, तो सबसे अधिक दक्षिणी अरावली का, सबसे अधिक दक्षिणी अरावली का कौन सा जिला, कौन सा जिला फैला है, तो कौन सा आएगा आपका, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर के अंदर क्या है, अरावली का विस्तार है वो सबसे अधिक देखने को मिलता है। आगे अगर इनकी चोटियों की बात की जाए, दक्षिणी अरावली के अंदर यहाँ पे आपका क्या है, माउंट आबू है, सिरोही। ठीक है, ये इधर की साइड में थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपकी क्या है, सिरोही जिला आता है, सिरोही जिला। सिरोही जिले के अंदर क्या है आपकी सबसे अधिक ऊंची चोटी है, किसकी, अरावली की। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, गुरु शिखर, जिसकी लंबाई है, सॉरी ऊंचाई है 1722 मीटर। 1722 मीटर। सबसे न्यू टाइप का क्वेश्चन है कि अरावली की सबसे अधिक, सबसे ऊंची चोटी, या कह सकते हैं कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो आपकी कौन सी आएगी, गुरु शिखर आएगी। गुरु शिखर को क्या माना गया है, गुरु शिखर को क्या कहा जाता है, संतों का शिखर है वो भी कहा जाता है। और ये संतों का शिखर है, किसने कहा, संतों का शिखर किसने कहा, जेम्स कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा, जो
राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर। इसमें क्या है, कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा है, संतों का शिखर कहा है। इसको तपोस्थली भी कहा जाता है, तपोस्थली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है संतों का शिखर, क्योंकि यहाँ पे लगभग जो संत महात्मा है वो मतलब रहते हैं या तपस्या करते हैं, इसलिए इसको संतों का शिखर भी कहा जाता है। आगे इसके अंदर क्या है आपकी और चोटियां भी आती हैं, जैसे आपकी अगली चोटी शेर की लंबाई है आपकी 1597 मीटर। उसके बाद में शेर, अचलगढ़, जरगा, ये भी आपकी किसमें, सिरोही में है। जरगा है वो उदयपुर में है। अचलगढ़ है वो भी आपकी किसमें, सिरोही में ही आती है, ठीक है, तो उदयपुर में। इस तरीके से क्या है आपकी जो दक्षिणी अरावली है, इसमें भी क्या है आपकी दक्षिणी अरावली है वो भी आपकी क्या है, दक्षिणी अरावली की ये क्या है, चोटियां हैं। और ये क्या है, जैसे शेर है वो आपकी सिरोही में है, अचलगढ़ है वो भी सिरोही के अंदर है, और जरगा है वो एक उदयपुर के अंदर मिलती है। और फिर उसके बाद में क्या आता है आपके, ये तो क्या होगी सबसे ऊंची चोटियां। अब अगर इनकी बात करते हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है, उसके बाद आगे का करवाएंगे। हो गया, मिटा दूं, देखो दक्षिणी अरावली की अगर बात की जाए, मैन अरावली है वो तो कौन से युग में इसकी उत्पत्ति हुई, प्री कैम्ब्रियन युग या कल्प, प्री कैम्ब्रियन युग या कल्प में इसकी उत्पत्ति है वो मानी गई है, ठीक है। और जो आपका अरावली पर्वतमाला है, ये जो अरावली पर्वतमाला है इसके लिए आपका कहा गया है कि ये जो पार्ट है आपका किससे लिया गया है, मतलब आपका जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार भी जो हिस्से हैं दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के छोटे छोटे हिस्से इसके अंदर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, एक पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ों के रूप में फैला हुआ है। अब इसके कुछ पठारों की बात कर लेते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर अलग अलग क्या है, पठार पाए जाते हैं। जैसे पठारों में उड़िया का पठार, मेसा का पठार, आबू का पठार, ये भी सिरोही में है। उड़िया का पठार है, ये भी सिरोही में है, ठीक है। उसके बाद में है आपका आता है उड़िया का पठार, मेसा का पठार, बिजोलिया का पठार, बिजोलिया का पठार, ये आपका किस में आता है, चित्तौड़गढ़ व बांसवाड़ा, डूंगरपुर,
जिलों में इनका विस्तार है वो पाया जाता है। भोराट का पठार, भोराट का पठार, भोराट का पठार है वो भी आपका क्या है, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के अंदर पाया जाता है। अगर इनके पठारों की बात करते हैं, चोटियां तो कौन सी हो गई आपकी, गुरु शिखर है, सेर है, जरगा है या अचलगढ़ है, ये क्या है, ऊंची चोटियां हैं। अगर इसके पठारों की बात करते हैं तो पठारों में क्या है आपके, उड़िया का पठार है जो आपका कहाँ है, सिरोही के अंदर। मेसा का पठार है जो चित्तौड़गढ़ में। बिजोलिया का पठार है जो आपका क्या कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। बिजोलिया का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में आएगा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के अंदर आता है। भोराट का पठार है आपका कुंभलगढ़ और गोगुंदा के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। अब सबसे पहले क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, यानी कि पठारों की बात चल रही है तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा आएगा, तिब्बत का पठार। ये तो क्या सबसे ऊंचा पठार है, कहाँ का, विश्व का। अगर विश्व की बात करते हैं तो सबसे ऊंचा पठार है आपका कौन सा आएगा, तिब्बत का पठार आता है। और सबसे बड़े की अगर बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा, तो पामीर का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। इसे विश्व की छत कहा जाता है। देखो दोनों में अंतर है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तो कौन सा है आपका, तिब्बत का पठार। ये तो क्या है, ऊंचाई में, जैसे मान लो धरती जमीन में से लेकर अगर इसकी ऊंचाई देखते हैं तो वो क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है आपका तिब्बत का पठार। अगर पामीर के घाट की बात करते हैं विश्व का, तो पामीर का पठार है वो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा पठार है, कहाँ का, विश्व का। अगर इसे क्या है, विश्व की छत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पठार है। अगर भारत की बात करते हैं तो क्या है, भारत का सबसे ऊंचा पठार क्या है, लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। ठीक है, इसके अंदर मतलब ये क्या है आपका, पहाड़ी क्षेत्र ही है। अरावली का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो क्या है आपका, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो इसके अंदर जो राजस्थान के अंदर है वो तो आपका कौन सा है, उड़िया का पठार है जो सिरोही के अंदर है। मेसा का पठार है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है। आबू का पठार है वो सिरोही के अंदर आता है। बिजोलिया का पठार है वो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के अंदर आता है। भोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच सम्मिलित किया जाता है। ऐसे ही अगर आपको राजस्थान की अगर पठार की बात की जाए तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा माना जाएगा आपका, उड़िया का पठार, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1360। उड़िया का पठार 1360 मीटर। ठीक है, ये चीज यहाँ तक आप लोग याद करके रखना, क्योंकि आपके न्यू टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ये क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं कि ये तो क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा है। राजस्थान का
पहले क्या है, विश्व का आता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार यानी कि धरातल से लेकर ऊंचाई तक, तो वो तो कौन सा आएगा, ऊंचे की अगर बात आती है तो तिब्बत का पठार आएगा। अगर बड़े की बात आती है तो पामीर की गांठ या पामीर का पठार आता है। विश्व को इसे छत के नाम, विश्व की छत के नाम से इसे जाना जाता है। न्यू टाइप का क्वेश्चन बनता है, पामीर के पठार को क्या कहा जाता है, विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही भारत का सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है, तो कौन सा आएगा, लद्दाख का पठार। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में क्या है आपका, उड़िया का पठार, जो आपका कहाँ पे है, सिरोही के अंदर सम्मिलित किया जाता है। एक इसके अंदर शब्द आता है खेराद, इसको मिटा देती हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, एक शब्द आता है आपका इसी क्षेत्र के अंदर, ये है आपका खेरात। खेरात जैसे आपका कोई भी एक शब्द दे दिया, उसमें शब्द में पूछ लिया कि खेरात क्या है, तो भीलवाड़ा में जो बनास नदी का बहाव क्षेत्र है, उसे क्या कहा जाता है, खेरात। यानी कि भीलवाड़ा जो आपका जिला लगता है इस क्षेत्र के अंदर, वहां पे बनास नदी बहती है और बनास नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है, खेरात कहा जाता है। और माल खेरात किसे कहा जाता है, इसी का पार्ट है माल खेरात। माल खेरात क्या होता है, माल खेरात होता है कि जो ऊपर माल के पठार में बनास नदी बहती है, यानी कि ये जो आपकी ऊपर वाला क्षेत्र है, बनास नदी के ऊपर वाले क्षेत्र के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है, उस क्षेत्र के बहाव क्षेत्र को ऊपर माल या खेरात कहा जाता है। अगर इसके साथ अगर अपन और क्या है, मैदानों की बात करते हैं तो आपका आता है, एक का आता है 56 का मैदान। 56 का मैदान, 56 क्या होता है, अगर अपन क्या है गणितीय भाषा में लिखते हैं तो 56 ऐसे लिखते हैं, 56 का मैदान। तो 56 का मैदान क्या है, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, डूंगरपुर, क्षेत्र में 56 नदी नालों का समूह क्या कहलाता है, 56 का मैदान। 56 का मैदान इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ डूंगरपुर का कुछ ही हिस्सा आता है, इसलिए किसी बुक में तो ये मिलता है, किसी में नहीं मिलता है। तो ये क्या है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र के अंदर 56 नदी नालों का समूह क्या कहलाता है, आपका 56 का मैदान। अगला आता है आपका जैसलमेर का किला, या इसी के ऊपर आपका क्या बना हुआ है, त्रिकुट पहाड़ी। जैसलमेर के किला, इसमें क्या है, त्रिकुट पहाड़ी बनी हुई है, त्रिकुट पहाड़ी बनी हुई है। त्रिकुट पहाड़ी के लिए, यानी कि त्रिकुट पहाड़ी जो क्षेत्र है उसके ऊपर क्या है, जैसलमेर का किला है, वो बना हुआ है। अगर इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं तो क्या है इसके अंदर, जैसे मान लो करौली है, करौली क्षेत्र में भी ये
एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसके ऊपर एक आपका देवी का मंदिर बना हुआ है। वो देवी है केवला देवी या कैला देवी का मंदिर है, वो इस तरीके से बना हुआ है। अगर इस क्षेत्र की, अगर संपूर्ण क्षेत्र की अगर अपन बात करते हैं तो ये संपूर्ण क्षेत्र आपका क्या है, अरावली का मध्यवर्ती क्षेत्र है, वो कहलाता है। मध्यवर्ती क्षेत्र का अध्ययन है वो आज पूरा कंप्लीट हो गया है। आगे अगर अपन बात करते हैं तो आज का जो टॉपिक है अपना वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उसकी विशेषताएं, उसके अंदर क्या क्या आता है। जैसे ये आपका अरावली प्रदेश था, ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा है आज, अरावली प्रदेश। आज अपना टॉपिक है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ये आपका क्या आता है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। देखो, अगर इसके उद्भव की बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की, यानी कि इसका विस्तार है वो कैसे हुआ या इसका विकास है वो सब कैसे हुआ, तो इसके विकास की अगर बात करते हैं तो इसका जो निर्माण हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है विकास, गंगा व यमुना, गंगा व यमुना नदी या उसकी सहायक नदियां व इनकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित क्षेत्र। देखो, पूर्वी मैदानी प्रदेश जिस तरीके से भारत के अंदर क्या पाए जाते हैं, भौतिक विभाग पाए जाते हैं, वैसे ही अपने क्या है राजस्थान की बात कर रहे हैं। और राजस्थान की अगर अपन पूर्वी मैदानी की बात करते हैं तो अपन ने क्या है, पहले जो आपका भारत का भूगोल है, भारत के भूगोल के अंदर क्या है, भौतिक विभागों को भी क्या है 5 हिस्सों में बांटा गया। जिस तरीके राजस्थान के भौतिक विभाग है वो 4 हैं, वैसे ही भारत के भौतिक विभाग है वो कितने हैं, 5 हैं। 5 में से आपका एक आता है उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, और यहाँ भी आपका क्या है मैदानी क्षेत्र है, और यहाँ भी आपका क्या है विशाल मैदान है। तो जैसे इस उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है वैसे ही क्या है राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। यानी कि उत्तर के विशाल मैदान की अगर अपन बात करते हैं तो इसका निर्माण किससे हुआ है, हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया जाता है, नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहकर आती है, और वो क्या है उत्तर के विशाल मैदान यानी जो समतल भूभाग है उसके ऊपर आकर बिछती चली जाती है परत दर परत, वो क्या बन गया आपका विशाल मैदान बन गया। और इसी का क्या है, इसी विशाल मैदान से निकलने वाली गंगा और यमुना, उनकी सहायक नदियों से किसका निर्माण हुआ है, उत्तर के उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ये क्या है, उत्तर के विशाल मैदान से का ही एक हिस्सा माना जाता है, जिसे क्या है दोआब क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, या उपनाम दोआब क्षेत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है दोआब के नाम से, क्योंकि ये क्या है उत्तर में तो क्या है आपका इस वाले क्षेत्र के अंदर ये जो क्षेत्र है, अगर इधर उत्तर की साइड की बात करते हैं तो इधर की साइड में आपकी कौन सी है, अरावली क्षेत्र आता है, ठीक है। ये उत्तर की अगर बात करते हैं तो अरावली क्षेत्र, और दक्षिण की अगर बात करते हैं तो
दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी कि किसके बीच में ये स्थित है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो उत्तर में तो क्या है आपका अरावली प्रदेश आता है, और दक्षिण में कौन सा क्षेत्र आता है, उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र में अगर बात की जाए इस क्षेत्र की, तो ये क्या है, सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। क्यों माना जाता है, देखो सबसे पहले तो इसके अंदर क्या है आपका मैदानी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्र है, अपन किस क्षेत्र के अंदर सम्मिलित करते हैं, तो ऐसा क्षेत्र जहां पे क्या होता है, समतल भूभाग होता है, उसके अंदर क्या होता है, कृषि कार्य करना है वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जिस तरीके से क्या है, एक होता है पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, उन क्षेत्रों की तुलना में अगर यहाँ पे कृषि कार्य किया जाएगा तो ये क्या होता है, यहाँ पे संसाधन है, अगर कम भी होंगे तो भी आसानी से कृषि कार्य है वो आसानी से किया जा सकता है। अगर इस क्षेत्र के लिए कहा जाए, यह क्षेत्र क्या होता है आपका जलोढ़ निर्मित। जलोढ़ निर्मित क्या होता है, जलोढ़ यानी कि यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर क्या होती है, अगर मिट्टी की बात करते हैं, मिट्टी जलोढ़ पाई जाती है। जलोढ़ होता क्या है, काप मिट्टी या मृदा। देखो अगर राजस्थान की, अगर इस क्षेत्र की बात की जाए राजस्थान से संबंधित, तो इस क्षेत्र में क्या है आपका, इस क्षेत्र का ये जो क्षेत्र है आपका मैदानी क्षेत्र सबसे अधिक उपयोगी उपजाऊ क्षेत्र है। कौन सा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा हिस्सा है राजस्थान का, तीसरा। पहला उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, दूसरा अरावली क्षेत्र, तीसरा आता है आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो सबसे अधिक उपजाऊ है कौन सा क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। क्यों है उपजाऊ, क्योंकि ये नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र है, और जो क्षेत्र नदियों द्वारा निर्मित होता है वो अधिक उपजाऊ माना जाता है। क्यों, क्योंकि नदियों के द्वारा क्या होती ही रहती है, नई नई परत इस क्षेत्र के अंदर जमा होती रहती है। यानी कि जब नदियां बहती है तो नदियां अपने साथ क्या लेके आती हैं, नई परत है वो क्षेत्र मैदानी क्षेत्र में लाकर जमा कर देती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, अधिकतर जलोढ़ कांप मृदा पाई जाती है, जिसके अंदर कृषि कार्य है वो क्या है, बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। अब क्या है, इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। कितने प्रतिशत भाग पर ये फैला है, तो ये क्या है, 23% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान के 23% भाग पर ये क्षेत्र है वो फैला हुआ है। अगर जनसंख्या की इसमें बात करते हैं तो जनसंख्या आपकी कितनी है इस क्षेत्र में, 39%, 39% यहाँ पे जनसंख्या का बसाव पाया जाता है। यानी कि अगर पूरे इस क्षेत्र के अंदर अगर सबसे अधिक जनसंख्या है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, मैदानी क्षेत्रों में। अगर जिस क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी ऐसा क्षेत्र जो मैदानी है वहां पे जनसंख्या का बसाव है वो अधिक देखने को मिलता है। इसी क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र के अंदर क्या है, चंबल नदी है। चंबल नदी का बहाव क्षेत्र वो सबसे ज्यादा होता है। चंबल नदी है वो इस क्षेत्र के अंदर बहती है, जो इस क्षेत्र के अंदर बहुत तीव्र गति से आती है। यानी कि जो मैदानी क्षेत्र है वो तीव्र गति से आती है, तो इस क्षेत्र में क्या है, बीहड़ बन जाते हैं। बीहड़ क्या होते हैं, चंबल नदी जब बहती है तो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं
बन जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बीहड़। बीहड़ कहा जाता है। बीहड़ के लिए क्या है? बीहड़ के लिए कहा जाता है कि चंबल नदी जब तीव्रता के साथ बहती है तो इस क्षेत्र के अंदर क्या बन जाते हैं? बीहड़ बन जाते हैं। जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उन्हें बीहड़ के नाम से जाना जाता है। और सबसे अधिक जो बीहड़ है वो कौन से जिले के अंदर पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्या है? बीहड़ है वो आपके सवाई माधोपुर जिले में पाए जाते हैं। जो सवाई माधोपुर इस वाले क्षेत्र के अंदर आता है, यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में आपका सवाई माधोपुर, यानी कि बीहड़ अगर पूछा जाता है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखो बीहड़ है वो कहते किसे हैं? बीहड़ जो चंबल नदी जब बहती है उसका बहाव क्षेत्र है वो ज्यादा होता है। जब बहती है तो वहां उस क्षेत्र के अंदर लंबे लंबे गड्ढे बन जाते हैं, चौड़े चौड़े, तो उन्हें तो क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। बीहड़ कहा जाता है। बीहड़ सबसे ज्यादा बनते कहाँ पे हैं? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में सबसे ज्यादा बीहड़ पाए जाते हैं। और इसी क्षेत्र में आपका एक लगता है ढींग। सवाई माधोपुर इस क्षेत्र के अंदर आपका क्या आता है? एक ढींग, सॉरी माइंड से निकल गया, आगे बात करेंगे। एक आता है डांग क्षेत्र। ये कहाँ पे पड़ता है? करौली में। होता क्या है? जंगली क्षेत्र होता है। या कह सकते हैं यहाँ पे, यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे मिलते हैं। या डाकुओं का जो क्षेत्र है का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे बीहड़ की अगर बात करते हैं तो आपका कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। डांग क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो ये क्या है? करौली जिले के अंदर पाई जाती है। और डांग क्षेत्र की जो रानी के नाम से, जैसे तुम्हारे न्यू टाइप में पूछ लिया, डांग क्षेत्र में डांग क्षेत्र की रानी, डांग क्षेत्र की रानी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? करौली को। करौली को कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या है? डांग क्षेत्र है वो करौली को कहा जाता है। और करौली का क्या है? विकास करने के लिए, डांग क्षेत्र का विकास करने के लिए क्या है? गवर्नमेंट ने क्या है 1995 में गवर्नमेंट ने क्या चलाई? एक योजना चलाई डांग क्षेत्र का, इस क्षेत्र का विकास के लिए सरकार ने 1995 में योजना चलाई। इस क्षेत्र का विकास करने के लिए क्या है? योजना चलाई। और इसको क्या है? धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, आपका धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सवाई
धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा बूंदी, झालावाड़ आपका 12। इन 8 जिलों के अंदर क्या है, 8 जिलों के अंदर क्या चलाई सरकार ने, एक योजना चलाई 1995 में, जिससे क्या है डांग क्षेत्र का क्या हो सके, विकास हो सके, उसका विकास है वो किया जा सके। तो इस तरीके से क्या है, और क्या रहेगा इस क्षेत्र में, जैसे मान लो जलवायु है कितनी है इस क्षेत्र के अंदर, वर्षा है वो वाला क्षेत्र रह गया इसके अंदर। अगर मान लो जलवायु की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में जलवायु है वो कैसी पाई जाती है, आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अगर वर्षा की बात करते हैं इस क्षेत्र में तो आपकी क्या है 50 से 80 सेंटीमीटर इस क्षेत्र के अंदर बरसात होती है। इसी क्षेत्र के अंदर क्या है बरसात का जो अपन रेशियो निकालते हैं तो ये क्या है 50 से 80 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। ठीक है, आज का टॉपिक यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।